Hello friends, my name is Tarun Gorkha. Welcome to our YouTube channel Logicon Problems.com. So जैसे कि आपको सेकंड पे मैथ्स कवर कर रहे हैं, तो आज से मैं आपको पॉलिटी शुरू करूंगा। और पॉलिटी में बेसिकली हमारा फोकस रहेगा कि एनडीए एग्जाम हो गया, सीडीएस हो गया, और अभी तो एसएससी में प्री में तो पहले आती थी जीएस, और अभी मेंस में भी काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। मे बी अभी जो एग्जाम है दो ढाई महीने बाद। सो पॉलिटी में हम लोग क्या करेंगे कि टॉपिक वाइज चलेंगे कि पहले टॉपिक कर लेंगे, तो फिर मैं दूसरी मतलब अगली वीडियो में मैं आपको क्वेश्चंस करवा दूंगा कि मतलब मैं पीपीटी डाल दूंगा और उसमें क्वेश्चन मैं आपको बता दूंगा कि जो मैंने टॉपिक करवाया है उसी में ऐसे डिट्टो क्वेश्चन आ रखे हैं, जैसे कि एनडीए में भी, सीडीएस में भी और एसएससी में भी। ये सारा मैं कवर करता चलूंगा। तो मैं पहले बता दूं कि हम शुरू कहां से करेंगे। तो पहले हम शुरू करेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट। आई होप सभी को थोड़ा बहुत तो पता ही होगा पॉलिटिकल में, अगर नहीं भी पता होगा तो मैं बेसिक से चलूंगा। सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, और इसी में भी अगर सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो हम तीन पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे कि हो गया, पहले हो गया एग्जीक्यूटिव, फिर हो गया लेजिस्लेचर, फिर हो गया जुडिशियल। हम लोग शुरू करेंगे एग्जीक्यूटिव से, मतलब पहले कोशिश करेंगे कि हम यूनियन एग्जीक्यूटिव से शुरू करेंगे। मैं आपको साथ साथ में इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स भी बताता रहूंगा, और जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो आपको खुद से पता चल जाएगा कि कौन सी जगह इंपॉर्टेंट और कहां आपको फोकस करने की जरूरत है। तो आज हम लोग शुरू करेंगे यूनियन एग्जीक्यूटिव। जैसे कि मैंने आपको पहले बता रखा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को हम तीन पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, यूनियन एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी। और एग्जीक्यूटिव मतलब जब भी मैं टॉपिक कवर करूंगा तो मैं आपको धीरे बताता रहूंगा कि क्या कौन सा क्या पार्ट प्ले करते हैं। एग्जीक्यूटिव होता है कि जो लॉ लेजिस्लेचर बनाता है, मतलब आप सबको इतना तो पता ही होगा कि लॉ जो भी कंट्री जैसे इंडिया, हम सेंट्रल गवर्नमेंट पढ़ रहे हैं तो पूरा इंडिया के लिए लॉ कौन बनाता है? लेजिस्लेचर, जो कि पार्लियामेंट जिसे कह सकते हैं पार्लियामेंट। लॉ बनाता है पार्लियामेंट, और लॉज को इंप्लीमेंट कौन करता है? जो जो हम आज कवर करेंगे वो यूनियन एग्जीक्यूटिव। लॉ बनाने की जिम्मेदारी है पार्लियामेंट और मोस्ट प्रोबेबली हम जो बोलते हैं लेजिस्लेचर की, पर उसको इंप्लीमेंट कौन करता है? एग्जीक्यूटिव। और एग्जीक्यूटिव में भी कुछ पोस्ट हैं, जैसे कि हमारा जो यूनियन एग्जीक्यूटिव है, पहले तो ये देख लेते हैं इंपॉर्टेंट, मतलब कि पार्ट 5 में है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। मतलब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड है, वो मैं आपको जैसे जो भी टॉपिक करवाऊंगा मैं उसको साथ साथ बताता रहूंगा, और जब हमारी एंड में पॉलिटी खत्म हो जाएगी तो मैं फिर आपको क्रक्स बता दूंगा, मैं फिर आपको सीरियल वाइज बता दूंगा मैं सब कुछ। आज पहले ये देख लीजिए कि ये पार्ट 5 में आता है, यूनियन एग्जीक्यूटिव की बात कर रहा हूँ। और अगर आर्टिकल्स की बात करें तो ये आता है आर्टिकल 52 से 78, पार्ट 5 और आर्टिकल 52 से 78। ये आपको ध्यान रखना कि मतलब क्वेश्चन आ सकता है कि यूनियन एग्जीक्यूटिव कौन से पार्ट में है, तो ये हम लिखने के पार्ट 5 में। और इसके बाद हम बात करें कि यूनियन एग्जीक्यूटिव में आता कौन कौन है। पहले नंबर पे प्रेसिडेंट, मतलब एग्जीक्यूटिव में आपको बार बार बोल रहा हूं कि जो लॉज इंप्लीमेंट करते हैं, बनाता लेजिस्लेचर है पर इंप्लीमेंट कौन करता है? एग्जीक्यूटिव। मतलब इन्हीं के ऑर्डर से और यही मतलब स्कीम्स निकालते हैं लॉज को इंप्लीमेंट करने की ग्राउंड लेवल पे। तो पहले होगा प्रेसिडेंट, उसके बाद आता है वाइस प्रेसिडेंट, उसके बाद प्राइम मिनिस्टर, उसके बाद काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। राइटिंग थोड़ी गड़बड़ रख लीजिएगा थोड़ा बहुत दिन। तो उसके बाद आते हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। मतलब यूनियन एग्जीक्यूटिव में ये सारे आते हैं, और इन्हीं के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। और मतलब वेरियस आर्टिकल्स, इन्हीं सभी के आर्टिकल्स, ये 52 से जो 78 है ना, जो आर्टिकल मैंने पहले बताया कि ये आर्टिकल इन्हीं से मतलब इनकनेक्ट है सारे आर्टिकल। और आज हम शुरू करेंगे प्रेसिडेंट, मतलब 1 से 2 वीडियो लगेंगी प्रेसिडेंट में, और फिर जब प्रेसिडेंट हमारा मतलब हम पढ़ लेंगे थ्योरी, तो उसके बाद मैं आपको क्वेश्चन भी बता दूंगा सेपरेटली कि प्रेसिडेंट से कौन कौन से क्वेश्चन आ रखे हैं, कौन कौन से एग्जाम में, जैसे एनडीए हो गया, सीडीएस हो गया और वेरियस एग्जाम्स। तो जैसे कि मैंने बोला कि हम शुरू करने वाले हैं प्रेसिडेंट। ये मिटा देता हूं वापस से।
हम लोग शुरू करेंगे प्रेसिडेंट। सुन तो रखा ही होगा आपने, मतलब थोड़ा बहुत कि प्रेसिडेंट कौन होता है, प्राइम मिनिस्टर कौन होता है, और फिर भी हम लोग बेसिक से चलेंगे। हम लोग कवर करेंगे प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट के रिगार्डिंग वेरियस आर्टिकल्स पढ़ेंगे पढ़ेंगे कि मतलब प्रेसिडेंट इलेक्शन कैसे होते हैं इनके, फिर मतलब रिमूवल कैसे होता है, ओथ कौन देता है, ये मतलब थोड़े बहुत वेरियस आर्टिकल्स है और इसके रिलेटेड काफी क्वेश्चंस मिल जाते हैं हम लोगों के एग्जाम में। तो हमारा आज का टॉपिक है प्रेसिडेंट। पहले देख लेते हैं कि प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट को एक तो कहते हैं कि ही इज द फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया, मतलब ये हमारे देश के पहले व्यक्ति, मतलब सर्वश्रेष्ठ। अगर मैं हिंदी में बोल दूं, ये हमारे इंडिया के सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति हैं प्रेसिडेंट, फर्स्ट सिटीजन। ही इज द फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया। और दूसरी बात कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है अगर कोई भी डिसीजन लेती है या कोई भी स्टेप उठाती है तो किसके नाम पे उठाती है? प्रेसिडेंट के नाम पे उठाती है। और इसीलिए इनको बोलते हैं कि हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव। बट ये बात आपको बाद में पता चलेगी कि असल में ये नहीं उठाते, करते सारा कुछ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, पर नाम इनका लग जाता है। और इसलिए हम, हाँ मैं एक चीज लिखना भूल गया, इनको बोलते हैं नॉमिनल हेड। नॉमिनल हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव। नॉमिनल क्यों? क्योंकि ये सिर्फ नाम के लिए है, मतलब करता सारे काम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं, बट जैसे कि हम लोग इंडिया में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट फॉलो करते हैं, इसलिए हमें प्रेसिडेंट की पोस्ट भी बनानी पड़ती है। ये मैं आपको बता दूंगा, आपको इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या होती है, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या होती है, मैं बता दूंगा आपको आराम से। पहले हम प्रेसिडेंट पे फोकस करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि ये नॉमिनल हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव है इंडिया में। अभी हम देख लें कि इनके मतलब इलेक्शंस क्या होता है, इनका मतलब कैसे होता है क्या नहीं। इनके अगर बात करें हम इलेक्शंस के बारे में, तो पहली बात कि जैसे कि हम एमपी चुनते हैं अपने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, तो हम लोग वोट डालने जाते हैं डायरेक्टली। जैसे आप सभी को पता है कि 5 साल बाद हमारे पार्लियामेंट के इलेक्शंस होते हैं, फिर 5 साल बाद ही स्टेट लेजिस्लेचर के भी इलेक्शन होते हैं, वो हम खुद चुनते हैं। जब हम खुद वोट डाल के चुनते हैं तो उसको बोलते हैं डायरेक्ट इलेक्शंस। बट आप सभी को पता है कि प्रेसिडेंट के केस में हम खुद वोट नहीं डालते। तो फिर बात यह है कि प्रेसिडेंट को चुनता कौन है। पहला तो ये देख लो कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन होते हैं इनडायरेक्ट विद द हेल्प ऑफ इलेक्टोरल कॉलेज। अभी इलेक्टोरल कॉलेज क्या होता है? विद द हेल्प ऑफ इलेक्टोरल कॉलेज। इलेक्टोरल कॉलेज होता है कि ये कंसिस्ट करता है कि उन व्यक्ति इनको चुनते हैं, किसको? प्रेसिडेंट को। प्रेसिडेंट के इलेक्शन में जो व्यक्ति वोट डालते हैं वो आते हैं इलेक्टोरल कॉलेज में। वो मतलब इलेक्टोरल कॉलेज कंसिस्ट करते हैं। और अब अगर हम बोले तो दूसरी लैंग्वेज में बोले तो इलेक्टोरल कॉलेज कंसिस्ट ऑफ ऑल दोज इलेक्टोरेट्स दोज हु वोट इन द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। तो अगर हम पर्टिकुलरली बात कर रहे हैं अभी, रुको मैं फिर इलेक्शंस ऑफ प्रेसिडेंट, इसमें हम बात कर रहे हैं पर्टिकुलरली इलेक्टोरल कॉलेज। ये तो मैंने आपको पहले बता दिया ना कि हम लोग खुद नहीं चुनते, मतलब खुद वोट डालने नहीं जाते हैं, तो मतलब इन केस ऑफ इलेक्शंस ऑफ प्रेसिडेंट। तो फिर कौन चुनता है? ये चुनता है इलेक्टोरल कॉलेज। और भी आ गया सवाल कि इलेक्टोरल कॉलेज में कौन कौन होता है? 3 पार्ट में हम डिवाइड कर सकते हैं। पहले हो गया इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। ध्यान रखिएगा इलेक्टेड, मैंने नॉमिनेटेड नहीं बोला। ऐसा आप सभी को पता ना कि राज्यसभा में हम 12 मेंबर्स प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है, वो बाद में हम पढ़ेंगे, पर ये चीज का ध्यान रखिएगा, इलेक्टेड मेंबर्स बोला मैंने। और सेकेंडली आता है इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर। जो जितने भी मतलब हमारी स्टेट्स हैं, जो उनकी लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं, लेजिस्लेटिव काउंसिल है, उनमें से जो भी मेंबर्स हैं वो भी इलेक्टेड मेंबर्स लेजिस्लेचर। और तीसरे नंबर पे कि जो हमारी यूनियन टेरिटरीज हैं, मतलब
ये बात की थी मैंने स्टेट की। और यूनियन टेरिटरीज में सिर्फ 2 यूनियन टेरिटरीज है, कौन सी? दिल्ली एंड पौंडुचेरी। इनके जो इलेक्टेड एमपीज हैं वो वोट डालते हैं, मतलब इसमें प्रेसिडेंट के इलेक्शन में वो क्यों डालते हैं? क्योंकि इन दोनों यूनियन टेरिटरीज के पास अपनी असेंबली है, इन यूनियन टेरिटरीज के पास अपनी लेजिस्लेटिव असेंबली है। ठीक है, तो अगर मैं आपको लास्ट में बताऊं कि इसमें मेन चीज क्या थी पढ़ने वाली, मेन चीज इसमें यही थी कि ये ध्यान रखिएगा कि क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है पेपर में, मतलब ऑप्शन दी होगी आपको और बता देंगे कि पूछ लेंगे कि इनमें से कौन से ऑप्शन में इलेक्टोरल कॉलेज कंसिस्ट नहीं करता इन द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट के केस में। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। ये हो गया हमारा इलेक्टोरल कॉलेज। और इसमें एक दो चीज और है कि चुना कैसे जाता है, मतलब कैसे वोट डालते हैं कैसे नहीं। अगर मैं बात करूं एनडीए, सीडीएस और एसएससी में, तो आपको इतनी डेप्थ जाने की जरूरत नहीं है। बस ये याद रखिएगा कि द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, जो प्रेसिडेंट के इलेक्शन होते हैं वो किससे होते हैं? प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम। ये नाम याद रख लीजिएगा बस। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम। और दूसरा आ गया सिंगल वोट ट्रांसफर। मैं फिर से बोल रहा हूं कि आपको अगर एनडीए, सीडीएस और एसएससी की जिस पे मेन फोकस कर रहे हैं उसके लिए आपको इतना डीप में जाने की जरूरत नहीं है कि ये क्या होता है ये क्या होता है। बस ये जान लीजिएगा कि प्रोपोर्शनल, मतलब कि जो इलेक्शन होते हैं प्रेसिडेंट की, वो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम के तहत होते हैं और सिंगल वोट ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। सो इन तरह से इनकी क्या बोलते हैं, इनके थ्रू इलेक्शंस होते हैं प्रेसिडेंट के। तो ये अभी तक हमने क्या पढ़ लिया? इलेक्टोरल कॉलेज पढ़ लिया और ये भी पढ़ लिया कि इलेक्शंस कैसे होते हैं, मतलब ये बात तो पता चल गई कि हमें इलेक्शंस कैसे होते हैं प्रेसिडेंट के केस में, मतलब प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम और सिंगल वोट ट्रांसफरेबल सिस्टम। ये तो हो गया इलेक्शंस के बारे में। इलेक्शंस के ऊपर इससे खास ज्यादा क्वेश्चन आएंगे नहीं, बस यही है। और अभी इससे बात कर लीजिए क्वालिफिकेशन क्या होती है। क्वालिफिकेशन कि अगर किसी मतलब व्यक्ति को कैंडिडेट को क्या क्वालिफिकेशन चाहिए कि वो अगर प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ना चाहता है। पहले तो सिटीजन ऑफ इंडिया, ही शुड बी द सिटीजन ऑफ इंडिया। और ये भी याद रखिएगा कि इन इंडिया के केस में वैसे वो नेचुरलाइज्ड सिटीजन हो या रजिस्टर्ड सिटीजन है, जैसे भी है, पर वो एलिजिबल है सिटीजन ऑफ इंडिया, मतलब कि इलेक्शन लड़ने के लिए प्रेसिडेंट के केस में। दूसरे में his age should be more than 35, his age should be more than 35 years। वो 35 years से ज्यादा उसकी एज होनी चाहिए। तीसरी में he should be eligible to be elected as a member of लोक सभा, मतलब कि लोकसभा का मेंबर बनने के लिए वो एलिजिबल होना चाहिए। ये मतलब क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो हम तब पढ़ेंगे जब हम पार्लियामेंट कवर करेंगे और लोकसभा पर्टिकुलर कवर करेंगे। अभी तक सिर्फ आपको यही चीज याद रखने की जरूरत है कि ये 3 क्वालिफिकेशन और चौथी क्या है? ही शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। He should not hold any office of profit। So ये 4 क्वालिफिकेशन है जो एक व्यक्ति को चाहिए अगर वो प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ना चाहता है। और इसमें एक बात और ध्यान रखिएगा, ये मैंने क्वेश्चन देखा था शायद एसएससी या एनडीए में था कि जब भी अगर किसी व्यक्ति को कैंडिडेट के लिए खड़ा होना है तो उसमें क्या मतलब क्या चाहिए? ऐसे थोड़ी कि ऐसे तो सभी बोल देंगे कि मेरे को भी इलेक्शन के लिए खड़ा होना है, मेरे को भी, क्योंकि इसमें पार्टी सिस्टम तो होता नहीं है। जैसे मैंने आपको बोला कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम होता है और सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम होता है। इसमें पॉलिटिकल पार्टीज ज्यादातर ये नहीं होता कि मेरे को भी खड़ा होना, मतलब ज्यादा पॉलिटिकल पार्टीज नहीं, ज्यादा से ज्यादा 2 या 3 कैंडिडेट, मतलब हो कितने भी सकते हैं, पर एट एन एवरेज 3-4 कैंडिडेट होते हैं जो मतलब प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ते हैं। तो इसमें होता क्या है कि अगर किसी व्यक्ति को प्रेसिडेंट के इलेक्शन में खड़ा होना है तो पहले तो he should get the support of
कि मतलब अगर मैं सिंपल बोलूं कि इसको 50 मेंबर्स 50 मेंबर्स का सपोर्ट मिलना चाहिए, मतलब 50 मेंबर्स ऑफ द इलेक्टोरेट। इलेक्टोरेट मतलब कि जो वो हैं, जो जैसे हमने इलेक्टोरल कॉलेज पढ़ा ना, तो एटलीस्ट 50 मेंबर्स उसको सपोर्ट कर रहे हो, मतलब उसके, मतलब ये आप अगर मैं सीधा बोलूं तो प्रपोज कर रही हूँ उसके इलेक्ट खड़े होने के लिए। और उसके बाद जब उन्होंने बोल दिया कि हाँ 50 मेंबर्स में प्रपोज कर दे कि हाँ हमें चाहिए ये कैंडिडेट की इलेक्शन के लिए खड़ा हो, उसके बाद अनदर 50 मेंबर्स ऑफ द इलेक्टोरेट सिस्टम और वी कैन से इलेक्टोरल कॉलेज सपोर्ट करे उस डिसीजन को कि हाँ, मतलब अगर 50 ने प्रपोज किया और अनदर 50 उस डिसीजन को सपोर्ट करे कि हाँ मतलब ये सही है कि हमें भी मंजूर है। सो ये क्राइटेरिया का अगर किसी कैंडिडेट को खड़ा होना है इलेक्शन में प्रेसिडेंट के लिए, प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस के लिए। और इसके बाद ये भी हमने क्या क्या कर लिया, क्वालिफिकेशन कर ली, इलेक्शन कैसे होता है ये भी देख लिया। उसके बाद ओथ, जैसे कि हम सभी को पता है ऑफिस के जाने से पहले जो प्रेसिडेंट को ओथ कौन दिलाता है, ये ड्यूटी होती है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की। ये थोड़ी बहुत ही चीजें याद रखिएगा, मतलब जब हम क्वेश्चंस करेंगे ना तब आपको क्लियर हो जाएगा। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ओथ दिलाता है प्रेसिडेंट को। अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं है तो कोई भी सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, कोई भी सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ये सारा हो गया इसके बारे में कि ओथ के बारे में भी पता चल गया आपको। फिर वो भी पता चल गया। अभी हम बात करते हैं रिमूवल के बारे में कि हम रिमूव कैसे होता है प्रेसिडेंट। पहले तो ये देख लो कि प्रेसिडेंट इलेक्ट कितने साल के लिए इलेक्ट किया जाता है, 5 साल के लिए, 5 इयर्स। और हाँ, ये जरूरी नहीं कि उसको एक बार इलेक्ट हो गया तो उसको 5 साल रहना ही रहना, उसको उससे पहले भी, जैसे कि कैसे कैसे हम प्रेसिडेंट पहले कर सकते हैं 5 साल से पहले तो अगर वो रिजाइन कर दे प्रेसिडेंट रिजाइन। और एक बात यदि याद रखिएगा रेजिग्नेशन से रिलेटेड, प्रेसिडेंट सबमिट हिज रेजिग्नेशन टू वाइस प्रेसिडेंट। ये पॉइंट याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। प्रेसिडेंट कैसे, मैं क्या बता रहा था कि अगर 5 साल के लिए तो इलेक्ट होता है, पर उससे पहले भी प्रेसिडेंट का ऑफिस वैकेंट हो सकता है। कैसे, पहले कि अगर वो रिजाइन कर दे प्रेसिडेंट। उससे अलावा अगर प्रेसिडेंट के ऑफिस में डेथ हो जाए, मतलब ऑफिस में मतलब कि अगर वो अभी 5 साल पूरे नहीं होते पर उसकी डेथ हो गई। और तीसरा रिमूवल, मतलब कि अगर प्रेसिडेंट को रिमूव कर दिया। अब हम वही पढ़ेंगे रिमूवल कैसे होता है, इम्पीचमेंट के थ्रू। प्रोसेस का नाम होता है इम्पीचमेंट, जैसे कि प्रेसिडेंट को मतलब रिमूव किया जाता है उससे ऑफिस से। और इसमें चीज याद रखिएगा कि अभी तक हमारा कोई भी प्रेसिडेंट इम्पीच नहीं किया गया। अभी तक इतने सालों में जितने भी प्रेसिडेंट हुए हैं, कोई भी प्रेसिडेंट नो इम्पीचमेंट टिल एज ऑफ नाउ। ये भी पॉइंट याद रखने के लिए। और अभी हम बात करेंगे प्रोसेस के रिलेटेड कि इम्पीचमेंट में कौन कौन से प्रोसेस होते हैं। मतलब याद रखिएगा, पहली मैं थोड़ी कीवर्ड्स बता रहा हूं आपको। पहला कि प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट का प्रोसेस किसी भी हाउस ऑफ पार्लियामेंट में शुरू किया जा सकता है। पहले ये होगा कैन बी इनिशिएटेड इन एनी हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। और दूसरी बात, पहली बात तो ये पता चलेगी ना कि मतलब कि जो प्रोसेस है इम्पीचमेंट का किसी भी हाउस में शुरू किया जा सकता है। और शुरू करने के लिए एक दूसरी बात होगी। पहली तो बात पता चल गई आप सभी को, कैन बी स्टार्ट एनी हाउस। दूसरी बात हो गई कि स्टार्ट करने के लिए अगर मान लीजिए कि लोकसभा में मान लीजिए जस्ट फॉर द सेक ऑफ सपोजिशन हम सपोज कर लें कि लोकसभा में शुरू करने के लिए मतलब इनिशिएट करने के लिए इसको सपोर्ट चाहिए होती है 1/4 ऑफ द टोटल मेंबर्स ऑफ दैट हाउस।
ठीक है, पहली बात तो होगी कि ये किसी भी हाउस ऑफ द पार्लियामेंट में शुरू किया जा सकता, किसी भी हाउस में, जैसे जहाँ लोकसभा राज्यसभा में किसी में भी इनिशिएट किया जा सकता है इम्पीचमेंट प्रोसेस। और उसके बाद कि लोकसभा में मतलब किसी भी हाउस में करना, पर उसको 1/4 मेंबरशिप चाहिए, सपोर्ट करने 1/4 मेंबर उसको सपोर्ट करने चाहिए उस डिसीजन को, कि हाँ वो भी चाहते हैं कि प्रेसिडेंट को इम्पीच किया जा सके। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ज्यादा डीप में समझने के लिए, जैसे हमें पता है कि लोकसभा की स्ट्रेंथ कितनी है, 5-4-3 आई थिंक, अभी 2 जो एंग्लो इंडियन है वो रिमूव कर दिया ना, 5-4-3, इसको 4 से डिवाइड करें तो 1 3 एंड इट्स 5, सो 135 मेंबर्स, मतलब कम से कम 135 मेंबर्स अगर बोले कि वो भी रेडी है इम्पीचमेंट प्रोसेस के लिए, तभी हम इसको रिमूव कर सकते हैं, किसको, प्रेसिडेंट का प्रोसेस इनिशिएट कर सकते हैं, तभी उसी के लिए रिगार्डिंग। ठीक है ना, तो ये पता चल गया कि 1/4, मतलब ये हिंट्स लिख रहा हूं मैं, तो बस वो छोटा है काफी। ठीक है, 1/4 इनिशिएट के लिए। और उससे अगली चीज कि 14 डेज का नोटिस देना पड़ेगा पहले प्रेसिडेंट को, 14 days notice has to be given to the president, 14 days notice। फिर उसके बाद कि जो मतलब एक बार इनिशिएट हो गया, एक बार अगर वो इनिशिएट हो गया जो मतलब प्रोसेस इम्पीचमेंट का, तो अगर जैसे हमने क्या सोचा था कि लोकसभा में इनिशिएट किया गया, और जब लोकसभा में इनिशिएट किया जाता है ना, तो लोकसभा में 2/3 मेंबर्स, एटलीस्ट 2/3 मेंबर्स, जिसे हम बोलते हैं स्पेशल मेजोरिटी, 2/3 मेंबर्स इस प्रोसेस को पास करना चाहिए, 2/3 मेंबर्स को, तभी ये उस लोकसभा में पास किया जाएगा, माना जाएगा इसको, अगर ये 2/3 मेंबर्स इसको पास कर देते हैं। और जब 2/3 मेंबर ने पास कर दिया तो इसके बाद इसको ट्रांसफर किया जाता है राज्यसभा में। राज्यसभा। और एक बार याद रखिएगा, जैसे कि हमने इधर सपोज किया था कि लोकसभा में शुरू है, तो राज्यसभा में एक बार लोकसभा में पास होकर राज्यसभा में आ गया, तो जो सेकंड हाउस होता है, सेकंड हाउस मतलब जिसमें इनिशिएट नहीं हुआ, जो सेकंड हाउस होता है ना, वो एक्ट करता है एज ए इन्वेस्टिगेटिंग हाउस। एज इन्वेस्टिगेटिंग हाउस। इन्वेस्टिगेटिंग हाउस मींस कि वो पता करेगा कि वो जो भी चार्जेस लोकसभा में या लोकसभा में लगाए हैं प्रेसिडेंट पे, वो सही है कि नहीं। और इस इन्वेस्टिगेशन में प्रेसिडेंट खुद भी हिस्सा ले सकते हैं, जैसे कि प्रेसिडेंट अपनी सफाई खुद भी रख सकते हैं और किसी भी अपने ऑफिसर्स के तहत, सबऑर्डिनेट ऑफिस के तहत रखवा सकते हैं। ये बात हो गई इन्वेस्टिगेशन हाउसेस। और अगर इन्वेस्टिगेशन के बाद ये भी हाउस स्पेशल मेजोरिटी से अगर उस प्रपोजल को पास कर दे, तो दिस मीन्स दैट द प्रेसिडेंट हैज इम्पीच्ड। सो ये थोड़े से प्रोसेस थे, ये आपको याद होने चाहिए, मतलब पेपर में आ सकते हैं, मतलब किसी भी तरह से पॉइंट्स में दे सकते हैं वो इम्पीचमेंट में, कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंक्लूडेड इन द प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। सो आपको इन सब चीजों का ध्यान रखना है कि जो मैंने पॉइंट्स बताए। अभी एक बार मैं फिर से गो थ्रू कर देता हूँ आपको क्या क्या बताया मैंने। पहले बताया एनी हाउस, किसी भी हाउस में इनिशिएट कर सकते हैं। मैंने क्या क्या पॉइंट बताए, पहले कि द प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट कैन बी इनिशिएटेड इन एनी हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, वेदर इट इज लोकसभा और वेदर इट इज राज्यसभा। पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट क्या था, इन ऑर्डर टू इंट्रोड्यूस इट इन जस्ट सपोज दैट वी आर इंट्रोड्यूसिंग इट इन लोकसभा, सो इन ऑर्डर टू इंट्रोड्यूस इट इन लोकसभा इट हैज टू बी सपोर्टेड बाय एट लीस्ट 1/4 ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस। दूसरी बात मैं बोलूं कि अगर हमने लोकसभा में इनिशिएट किया तो लोकसभा के 1/4 मेंबर उस डिसीजन को सपोर्ट कर रहे होने चाहिए कि हमें भी मंजूर है कि ये प्रपोजल आ जाना चाहिए। और उसके बाद 14 डेज का नोटिस हैज टू बी गिवन टू द प्रेसिडेंट, मतलब 14 दिन पहले बताना पड़ेगा प्रेसिडेंट को कि हाँ आप इम्पीचमेंट प्रोसेस हम शुरू कर रहे हैं लोकसभा में, शुरू कहीं भी कर सकते हैं, राज्यसभा और इवन इन लोकसभा। 14 डेज का नोटिस भी दे दिया, एज वी आर सेइंग दैट वी आर गोइंग टू स्टार्ट इट इन लोकसभा। So in order to get it passed, it has to be supported by at least 2/3 of the total membership of Lok Sabha, as we are doing it in the Lok Sabha firstly. So it has to be supported by at least 2/3 of the total membership of Lok Sabha. That we also call as special majority. और उसके बाद ये हो गया। और उसके बाद मैंने क्या बताया कि once it is passed in Lok Sabha, then it is transferred to the Rajya Sabha, which acts as a investigating house.
और इधर मैं एक बात बता दूं, ये नहीं है कि सिर्फ राज्यसभा इन्वेस्टिगेशन हाउस का काम करता है। अगर सेम प्रोसेस हमने राज्यसभा में शुरू किया होता तो लोकसभा इन्वेस्टिगेशन हाउस की तरह काम करता। और अगर हम बात बोलें कि इन क्रक्स बोले तो जो सेकंड हाउस है, द सेकंड हाउस एक्ट्स एज ए इन्वेस्टिगेटिंग हाउस इन केस ऑफ इम्पीचमेंट। वो हाउस पता करता है कि जो चार्जेस लगाए गए हैं प्रेसिडेंट पे वो सही है गलत है कुछ भी। और इस इन्वेस्टिगेशन में प्रेसिडेंट खुद भी हिस्सा ले सकते हैं और अपने किसी सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स की हेल्प से भी उसमें उस इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस में हिस्सा ले सकते हैं। And then even in Rajya Sabha, it should be passed by 2/3, at least 2/3 of the total membership of the House. Then the president is considered impeached, and it is necessary to understand that no impeachment has done as of now. और in other words, आज तक हमारा कोई भी प्रेसिडेंट नहीं जो जिसे इम्पीच किया गया हो। दिस इज ऑल अबाउट इम्पीचमेंट। और एक बात मैंने बतानी थी कि ही इज इम्पीच्ड ऑन द ग्राउंड ऑफ वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब क्या ग्राउंड्स होते हैं कि प्रेसिडेंट कैसे पता चल, मतलब कि क्यों स्टार्ट किया जाता है इम्पीचमेंट का प्रोसेस। ये तो है नहीं कि लोकसभा के मेंबर्स की उनके खिलाफ कुछ मतलब पर्सनल दुश्मनी थी या कुछ भी। ये स्टार्ट किया जाता है वायलेशन ऑफ व्हेन द मेंबर्स कंसीडर्ड दैट द प्रेसिडेंट हैज डन समथिंग व्हिच कैन बी रिगार्डेड एज अ वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। और एक और बात, कॉन्स्टिट्यूशन हैज नॉट डिस्क्राइब्ड इट, मतलब उसने बता नहीं रखा कि कौन कौन से एक्शंस प्रेसिडेंट के वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं। ये कंप्लीटली ऑन लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर्स पे है, उनको क्या लगता है कि कौन से एक्शन वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में आ रहे हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे। आई होप यू ऑल लाइक दिस सेशन। सो पहले फिर से मैं बता दूं कि हमने क्या क्या कवर किया आज। हम लोगों ने कवर किया फर्स्टली इलेक्शंस, फिर उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा क्वालिफिकेशंस, फिर उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा ओथ, देन हम लोगों ने पढ़ा रिमूवल, और हम लोगों ने ये भी पढ़ा कि सीट्स कैसे वैकेंट होती हैं। और एक क्लास में जाते थे, आपको एक और बात बता देता हूं मैं कि जब मतलब सीट वैकेंट हो जाती है ना, प्रेसिडेंट जैसे कि प्रेसिडेंट को रिमूव कर दिया या प्रेसिडेंट ने रिजाइन कर दिया, तो विदिन 6 months the next presidential elections has to be conducted. Within 6 months the next presidential elections has to be conducted, and इतने टाइम के लिए the vice president acts as the president until new presidential elections are happened and the new president assumes the office. So this is all about. And if president is not, even if the office of president is vacant, then the Chief Justice of India acts as the president, and within 6 months the elections of the president has to be conducted. So this is all about today. I hope you all like this session. Do subscribe and share. Thank you all.